नमस्कार भाइयों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में आपको पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। लगभग इसके 5 पार्ट निकल चुके हैं। ठीक है, ये 6 पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है। फिर आगे बढ़ेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण की परिभाषा पढ़ चुके हैं। फिर उनसे कौन से दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे वस्तु रखने से कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसको पढ़ चुके हैं। साथ में ये भी पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इसके तुरंत बाद हमको पढ़ना था चिन्ह परिपाटी। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद पढ़ा जाएगा क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है आवर्धन, तो उसको पहले पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए, आप कई बार सुने होंगे, जैसे मोबाइल में ही कभी फोटो को देखना होता है तो जूम करते हैं। उस जूम का हिंदी होता है आवर्धित करना। आवर्धित मतलब चीजों को बड़ा करना। ठीक है, आवर्धन का शाब्दिक अर्थ होता है चीजों को बड़ा करना, यानी बड़ा करना। यानी कहने मतलब क्या है कि उसके साइज, उसके आकार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? उसके आकार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी इसका वही मतलब, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके में मतलब है। दूसरे तरीके में क्या मतलब है कि आवर्धन को हम कहते हैं कि आवर्धन, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में क्या होगा, वस्तु होगा, और वस्तु का परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे इस दो शब्दों के संदर्भ में हमें क्या पढ़ना, आवर्धन पढ़ना है। तो आवर्धन के लिए हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी इसमें यह देखा जाता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु के सापेक्ष बड़ा है या छोटा है। ठीक है, क्या देखा जाता है? आवर्धन यही बताता है कि जो वस्तु से वस्तु का जो आपको प्रतिबिंब मिल रहा है वो बड़ा है या छोटा है। साइलेंट कीजिए, वो बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो इसी आवर्धन का बस यही मतलब होता है। ठीक है, तो आवर्धन को कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अर्थात आवर्धन को किससे सूचित करेंगे? एम से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश, ऊंचाई को एच से डालते हैं, दोनों एच है, दोनों ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश, वहीं वस्तु की ऊंचाई को एच से डिनोट करेंगे। तो आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? आवर्धन को एम से करते हैं, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम, तो आवर्धन बराबर हो जाएगा एच डैश बाई एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा एच, सॉरी वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि एक और फॉर्मूला लिखा गया है कि बराबर माइनस भी बाई यू। भी क्या है, यू क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा देर के लिए, बस जान जाइए। भी किसे कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी को कहते हैं। यू किसे कहते हैं? वस्तु दूरी को कहते हैं। वैसे आपको बताया जा चुका है, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बारे में बताया जा चुका है, पिछले वीडियो को देखे होंगे या देखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी की अनुपात, कैसा अनुपात? ऋणात्मक अनुपात भी किसके बराबर होता है? आवर्धन के बराबर होता है। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के ऋणात्मक अनुपात किसके बराबर होता है? आवर्धन के बराबर होता है। तो ये कहां से आया? ये ड्राइव्ड होता है, इस फॉर्मूला को सिद्ध किया जाता है। एक और इसमें आपको आगे फॉर्मूला मिलेगा, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इन दोनों को सिद्ध करने के लिए एक अलग से वीडियो ला देंगे। इसमें लाने पे थोड़ा बातें इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग वीडियो आएगा, तो उसको देखा जाएगा। अभी के लिए बस आप याद कर लीजिए कि आवर्धन बराबर भी क्या होता है? माइनस भी बाई यू, अर्थात वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का ऋणात्मक अनुपात भी क्या देता है? आवर्धन देता है। ठीक है, तो हम जैसे कि मात्रक और बीमा भी पढ़ रहे हैं, तो क्या आवर्धन का मात्रक होगा? हमेशा पूछता है। देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, सारे एग्जाम में पूछेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे पूछता है। लोग अक्सर गलती करके आते हैं। आवर्धन, देखिए आवर्धन आपको बात करेंगे राशि में, तो ये व्युत्पन्न राशि होगा, क्योंकि ये क्या है? आधारी राशि पर निर्भर है। तो ये कैसी आधारी राशि पर निर्भर? सेम, देखिए एच बाई एच, ये एच डैश ले लेते हैं कुछ देर के लिए। तो एच डैश जो ऊंचाई होगी उसको किस में मापेंगे जी? मीटर में। और ये भी जो ऊंचाई है इसको भी किस में मापेंगे? मीटर में। तो ये मीटर मीटर कट जाएगा, कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो क्या आवर्धन का कोई मात्रक होता है? नहीं। अगर कभी भी पूछे कि आवर्धन का मात्रक बताइए, तो आंख मूंद कर आज के बाद क्या करना है? किसको आंसर लगाना है? इसको, कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। चलिए ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि m को 2 डैश देके एक जगह निगेटिव लिखा है, एक जगह पॉजिटिव लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव। अर्थात कहने का मतलब जब m का मान ऋणात्मक आएगा तो क्या समझेंगे और m का मान धनात्मक आएगा तो क्या समझेंगे। चलिए, इसके लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग होता है। तो जब ये चिन्ह परिपाटी हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे चले आएंगे, यहाँ से उठकर यहाँ पे चले आएंगे। इसको कुछ देर के लिए यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी माइनस और प्लस का जो खेल है, इस चिन्ह परिपाटी को समझने के बाद तुरंत समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, ये देखिए परिपाटी मतलब होता है ग्राफ खींचना। क्या करना है, ग्राफ खींचना। अब आपको किसके संदर्भ में परिपाटी पढ़ना, वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के संबंध में। जब वस्तु और प्रतिबिंब, फोकस, वक्रता, त्रिज्या, इन सारे चीजों को जब चिन्ह रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाएगा निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत, निर्देशांक चिन्हों के अंतर्गत, तो उसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैथ है, बेसिक मैथ है, जिससे आप सभी परिचित होंगे। तो कौन सा मैथ है, देखिए आप ऐसे जब क्षैतिज रेखा लेते हैं, फिर उस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेते हैं, तो क्षैतिज रेखा को x बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y बोलते हैं। जब ऐसा कुछ बनता है तो इसे क्या करते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। ऐसे आप लोग मैथ में देखे होंगे, इस पूरे फिगर को क्या कहते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। जिस बिंदु पे x और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पे x और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निर्देशांक बिंदु या मूल बिंदु। लेकिन यहाँ पे हम दर्पण के संदर्भ में पढ़ना है, तो यहाँ पे इस जिस बिंदु पे मिलेगा उस बिंदु को क्या नाम देते हैं, ध्रुव। क्यों ध्रुव नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम दर्पण को रखते हैं तो दर्पण का ध्रुव कहाँ आता है, मेरे नहीं, इस चिन्ह परिपाटी के यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के दर्पण का ध्रुव आता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। तो आइए इस ध्रुव को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। तो देखिए मैथ में क्या होता है कि जब आप ये जो क्षैतिज रेखा होती है, इस क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ये वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो जो ये क्षैतिज रेखा होता है या ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, तो इधर जो भी रेखा होती है, तो इधर जो भी दूरी हमको देखना होता है, हम कहाँ से देखते हैं, मूल बिंदु, अर्थात दर्पण के संदर्भ में ध्रुव से देखेंगे, ठीक है। तो इस मूल बिंदु के दाहिने तरफ क्षैतिजता, इस मूल बिंदु के दाहिने तरफ क्षैतिजता जब हम बढ़ते हैं तो कौन सा दिशा होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक, जी धनात्मक। कौन सा दिशा होता है, धनात्मक। अर्थात कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। उसी तरह इस मूल बिंदु के जब बाएं तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक इसी तरह इस मूल बिंदु के जब ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। जब इस मूल बिंदु के नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। बातों को समझिएगा, याद कीजिएगा। जब मूल बिंदु से दाहिने आते हैं तो धनात्मक, वही मूल बिंदु से जब बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक। तो मूल बिंदु से दाहिने आएंगे तो x, मूल बिंदु से बाएं जाएंगे तो x डैश। उसी तरह मूल बिंदु के जब ऊपर जाएंगे तो y धनात्मक, और जब मूल बिंदु के नीचे आएंगे तो y डैश ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे मूल बिंदु दर्पण में क्या हो जाएगा, ध्रुव। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ध्रुव से जब दाहिने जाया जाएगा तो कौन सा दिशा होगा, धनात्मक, और ध्रुव के बाएं ऋणात्मक। यानी इस बिंदु की इधर क्षैतिजता जो भी होगा वो किस दिशा में होगा, धनात्मक, और इधर क्षैतिजता जो भी होगा किस दिशा में होगा, ऋणात्मक। उसी तरह ऊर्ध्वाधरता ऊपर होगा तो धनात्मक, ऊर्ध्वाधरता नीचे होगा तो ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ तक चिन्ह परिपाटी समझ में आया। अब आइए देखिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, इन सारे चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, वस्तु दूरी क्या होता है। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। बताया जा चुका है, जो भी दूरी मापा जाएगा कहाँ से मापा जाएगा, दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फोकस दूरी, दर्पण से ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। वक्रता, त्रिज्या और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता, त्रिज्या और दर्पण के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता, त्रिज्या कहते हैं। या फोकस दूरी की दुगुनी दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए वस्तु दूरी को हमें किससे डिनोट करना है, u से। प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करना है, v से। फोकस दूरी को छोटा f से, वक्रता त्रिज्या को r से, ठीक है। फिर से एक बार बोलते हैं, वस्तु दूरी को किससे डिनोट करना है, u से।
प्रतिबिंब दूरी को किससे, V से, फोकस दूरी को किससे, F से, वक्रता त्रिज्या को किससे, R से। तो यहीं पे समझना होता है कि किसका चिन्ह, जब यहाँ पे आप दर्पण सूत्र का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पे इन सारी चीजों को, U को, V को, F को, R को, इनके चिन्हों के साथ उपयोग करना होता है, प्रयोग करना होता है, इस्तेमाल करना होता है, तो ही दर्पण सूत्र से आपको वैल्यू सही मान निकल पाता है। ठीक है, तो समझेंगे वस्तु दूरी को किससे, U से, प्रतिबिंब दूरी को V से, फोकस दूरी को F से, वक्रता त्रिज्या को R से। ठीक है, तो जो वस्तु दूरी होता है ये ध्रुव और वस्तु के बीच का दूरी होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, दर्पण कोई हो, ठीक है, दर्पण समतल हो, उत्तल हो या अवतल हो। दर्पण क्या हो जी, अवतल हो या उत्तल हो, उसमें जो वस्तु रखा जाता है दर्पण के बाईं तरफ ही रखा जाता है। जनरली किधर रखा जाता है, दर्पण के बाईं तरफ ही वस्तु रखा जाता है। तो अभी आपको बताएं कि दर्पण के या ध्रुव के इधर, ये इसको ध्रुव ले लेना, दर्पण मान लेते हैं हमारा यहीं पे, इसको ध्रुव लेते थे, इधर बाईं तरफ जो होगा वो ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा जी, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखा जाए, क्या होगा, ऋणात्मक। अर्थात वस्तु दूरी, ये दर्पण उत्तल हो या आपका अवतल हो, क्या हो, उत्तल हो या अवतल हो, कोई मतलब नहीं होता है। ये आपका उत्तल हो या आपका अवतल हो, जब भी वस्तु रखा जाएगा बाईं तरफ रखा जाएगा तो हर अवस्था में वस्तु दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। इस चीज को याद रख लीजिए, जब भी आप वस्तु दूरी लीजिएगा, दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या लेना है, वस्तु दूरी को निगेटिव लेना है। ठीक है, क्योंकि वस्तु दूरी हर बार दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसीलिए यह हर बार किस चिन्ह के साथ प्रयोग की जाएगी, तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रयोग की जाएगी। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप कभी इस गलती को नहीं करेंगे। ठीक है, तो वस्तु दूरी का क्या हो जाएगा, चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। आइए प्रतिबिंब दूरी का बात करते हैं। तो हमने जब प्रतिबिंब बनाया था, जब प्रतिबिंब को पढ़ाया था, तो आपने देखा होगा जब उत्तल दर्पण आप ले रहे थे तो प्रतिबिंब आप वस्तु किधर रखना है, बाईं तरफ रखना है। तो आप दर्पण के बाईं तरफ वस्तु किधर भी रख रहे थे, फोकस पे रखो या ध्रुव फोकस के बीच में रखो या वक्रता त्रिज्या कहीं भी रखो भैया, तो उसका प्रतिबिंब हर अवस्था में कहाँ बनता था, दर्पण के दाहिनी तरफ। दर्पण के किधर, दाहिनी तरफ। दाहिने तरफ आने पे क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कोरोना पॉजिटिव वाला नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। प्लस होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। देखिए इस चिन्ह परिपाटी से आप याद रख लीजिएगा कि ध्रुव किधर जाएगा तो धनात्मक होगा। लेकिन जो ऐसे आपको छांट छांट के बता रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है। बार बार समझाए थे कि देखो वस्तु दूरी हर हाल में ऋणात्मक होगा, लेकिन बच्चों से पूछा जाए तो कभी कोई धनात्मक बोल देता है, कोई ऋणात्मक बोल देता है। तो आप इससे ही समझ लेंगे, ये तो ये सब जो भी ये निकाला जा रहा है इसी से निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग कर छटका कर अलग अलग चीजों को रख दे रहे हैं कि आप इसको अभी मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, कि फिर दिक्कत ना हो, इसको समझने में कई बार दिक्कत हो जाता है। जो होशियार लड़के होते हैं, जो तेज लड़के होते हैं, वो इसी से अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जिनको थोड़ा सा अभी नए नए सीख रहे हैं या थोड़ी सी परेशानी होती है, वो इसको अभी मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे जब उत्तल दर्पण होगा तो उसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा। तो दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रतिबिंब दूरी कब, जब दर्पण कौन सा हो, उत्तल हो। तो उत्तल हो तो उसमें हमेशा क्या होगा जी, धनात्मक। कभी नहीं सोचना, अगर दर्पण उत्तल ले देगा और आपको प्रतिबिंब दूरी लगाना तो किस चिन्ह के साथ लगाएगा, धनात्मक के साथ, वहां पर कभी कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे के लिए। दूसरा दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल। ठीक है, अवतल। तो देखिए अवतल में भी दो अवस्थाएं होती हैं। इसमें पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह दोनों होता है। इसमें क्या होता है, आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो कब धनात्मक होते हैं, कब ऋणात्मक होते हैं, इसे भी आपको समझा कर हम लिखा दे रहा है कि ये भी झंझट नहीं रहा कि याद करेंगे, अच्छा हे बराबर धनात्मक धनात्मक तले भूल गए जा, तो इसको भी हम अलग करके लिखा दे रहे हैं। देखिए बात करते हैं कि अवतल दर्पण में धनात्मक ऋणात्मक कब आता है, जब प्रतिबिंब आपको दो प्रकार के बनते हैं, एक आभासी और एक वास्तविक। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, एक आभासी और एक वास्तविक। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वह दर्पण के किधर बनता है जी, याद है, दर्पण के दाहिनी तरफ।
जो आभासी प्रतिबिंब होगा किधर बनेगा, दर्पण के दाहिने तरफ, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा किधर बनेगा, दर्पण के बाईं तरफ। तो जो दर्पण के दाहिने तरफ होगा वही ना पॉजिटिव होगा, यानी ये किस प्रतिबिंब के लिए होगा, ये आभासी प्रतिबिंब के लिए होगा। और ये किस प्रतिबिंब के लिए होगा जी, ये वास्तविक। जब अवतल दर्पण दिया हो और बोल रहा हो कि भैया प्रतिबिंब वास्तविक है, तो उसके साथ भी प्रतिबिंब दूरी भी क्या लगाएंगे, माइनस। वहीं जब प्रतिबिंब आभासी हो और दर्पण कौन सा हो, अवतल, तो क्या लगाएंगे, प्लस। अगर दर्पण उत्तल दिया तो प्रतिबिंब का हो, वास्तविक हो या आभासी हो, उतना तो सोचना ही नहीं। उत्तल दर्पण में तो भैया हमेशा आभासी बनता है, इसीलिए वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी धनात्मक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण का फंक्शन क्या है, ये आभासी बनाता है, काल्पनिक बनाता है। तो जब आभासी बनेगा तो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा, ठीक है। और जब वास्तविक बनेगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आभासी और वास्तविक दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। चलिए समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी, तो देखिए फोकस दूरी, फिर आते हैं बात करते हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। ये जो अवतल दर्पण होता है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, वो सारे इधर बनते हैं, बाईं तरफ। और एक ही अवस्था में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कितना अवस्था में जी, एक ही अवस्था में, जब ध्रुव और फोकस के बीच में, हाँ ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब इधर बनता है। तो देखिए ध्रुव से जब इधर जाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कब इधर जो बनता है वो इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी के लिए प्लस और बाकी सारे प्रतिबिंब इधर बनते हैं, तो वास्तविक के लिए निगेटिव। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोकस दूरी है, फिर दो दर्पण। ये फोकस दूरी भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो किसके लिए धनात्मक, किसके लिए ऋणात्मक, तो देखिए उत्तल के लिए धनात्मक और अवतल के लिए ऋणात्मक। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस कहाँ होता है, इधर होता है। जो अवतल दर्पण होता है इसका फोकस कहाँ होता है, इधर होता है। तो मुख्य बिंदु के इधर आइएगा तो क्या होगा, निगेटिव। मुख्य बिंदु के दाहिने जाइएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी एक चीज हम देख रहे हैं, एक नोटिस कर रहे हैं, नोटिस कीजिए। देखिए जहां भी उत्तल आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। चिन्ह परिपाटी में जहां उत्तल आया वहां आंख मुनिएगा, पॉजिटिव लगा दीजिएगा, बात है खत्म, ठीक है। हाई वाला पॉजिटिव ना, यहाँ वाला पॉजिटिव। जहां उत्तल दर्पण आएगा वहां पे क्या करेंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। वक्रता त्रिज्या, जिधर फोकस दूरी होती है उसके दोगुनी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, यानी उत्तल के लिए पॉजिटिव और अवतल के लिए जी नेगेटिव, ठीक है। इसको आप नहीं भी याद कर सकते हैं, जिनको ये याद है, जिनको ये समझ में आए यहीं से आप कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको याद कर लेंगे, चीजें याद रहेंगी तो दिक्कत नहीं होगी। जिनको ये भी समझ में आए इसको मेमोराइज कर लीजिए, फिर यहाँ पर सोचने में समय लगेगा, ये याद रहेगा, फटाफट वैल्यू डालेंगे और आंसर क्या करेंगे, पा लेंगे। देखिए इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस, अगर आप चिन्ह के साथ यहाँ पे प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपका ये जो दर्पण सूत्र से जो भी कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप चिन्ह के साथ प्रयोग नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बोले थे कि यहाँ पे जो निगेटिव और पॉजिटिव का जो मामला फंस रहा है, इसको कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। क्या रोक दिया जाए, चलिए आइए देखिए। हम बात करते हैं कि ये H डैश प्रतिबिंब है, ठीक है, और ये H क्या है, वस्तु का ऊंचाई है। समझेंगे बात को। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हम मिटाने वाला है। चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। चलिए ये देखिए, बात आपको अभी बोले हैं कि दर्पण कोई भी हो, उसमें वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। देखिए एक चीज बताना यह है कि अगर मेरा जो ये बोलने का स्पीड है, अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो आप YouTube में वो व्यवस्था होता है कि आप वहां से क्या कीजिएगा, उसको कम कर सकते हैं, या आपको धीरा लग रहा हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा चला कर देख लीजिए, स्पीड तेज करके देख लीजिए, ठीक है, स्पीड ज्यादा करके देख लीजिए, आपको आसानी होगी चीजों को समझने के लिए। तो अभी हम आपको बताए थे कुछ ही देर पहले कि वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। तो ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, कलई नहीं किए लेकिन कलई किया जाता है। जब तक कलई नहीं की जाए तब तक दर्पण नहीं बनेगा, ठीक है, समझाना था इसीलिए कई बार कलई छोड़े हुए हैं, ठीक है।
तो ये अवतल दर्पण हमने ले लिया। वस्तु को कहाँ रखना है, हमेशा बाईं तरफ रखना है, तो इधर बाईं तरफ रखेंगे। ठीक है, बाईं तरफ कहाँ रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो वस्तु जब मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो वस्तु का कुछ आकार होगा, ये रहा वस्तु का आकार। ठीक है, ये कह रहा वस्तु का आकार। तो वस्तु का जो आकार होगा यहाँ पे, चलिए इसको भी लिख ही देते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं, चलिए 5 नंबर पे लीजिए आप, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और 6 नंबर पे टर्म ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, चलिए देखिए सर कितना मिनट का वीडियो हुआ। तो आइए, आपको क्या था, 20। चलिए ठीक है, समय। हाँ, तो क्या बताया था, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखा गया, मुख्य अक्ष पे रखा था। तो ये ऊंचा जो वस्तु होगा, ये ऊंचा देखना है, ये ऐसे ऊपर उठेगा, क्या होगा, ऐसे ऊपर रहेगा। तो ऐसे जब ऊपर रहेगा तो आपको अभी बताया गया कुछ देर पहले कि ये जो क्षैतिज रेखा के जब आप ऊपर जाते हैं तो कौन सा चिन्ह होता है जी, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक। तो कहने का मतलब वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, हमेशा और हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, धनात्मक। जिसे किससे सूचित करते हैं, हम इसको एच से सूचित करते हैं, और ये क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रतिबिंब। तो देखिए, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक आभासी और एक वास्तविक। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह मुख्य, ये तो दाहिने तरफ बनता है। ठीक है, दर्पण के दाहिने तरफ बनेगा, और साथ ही में क्या होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। क्या बनता है जी, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है, दर्पण के बाईं तरफ, और साथ ही क्या बनता है, नीचे बनता है। साथ ही क्या बनता है, नीचे बनता है। तो प्रतिबिंब 2 हो गया, एक हो गया आपको आभासी और एक हो गया आपको वास्तविक। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनता है, बाईं तरफ, और मुख्य अक्ष के किधर बनता है, नीचे। हम ऊंचाई का बात करते हैं, तो इसका ऊंचाई नीचे है, तो मुख्य अक्ष के नीचे जाने पर क्या होगा जी, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। और वहीं जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता था, आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, समझ गए बात को। तो देखिए, अब हम कंडीशन लेते हैं। यहाँ वस्तु की ऊंचाई हमेशा हर हाल में पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए यहीं पे आप गड़बड़ कर देते हैं, वस्तु दूरी और वस्तु की ऊंचाई अलग है। वस्तु दूरी कहने का मतलब क्या है कि ये आपका ध्रुव हो गया, और आपने वस्तु यहाँ पे रखा है, तो ये जो दूरी हुआ, ये दूरी हुआ वस्तु दूरी, और ये हमेशा ऋणात्मक होता है। अब वस्तु का ऊंचाई कहे का मतलब क्या है कि वस्तु हाई हो गया, वस्तु हाई जो ऊपर उठ रहा है ना, ऊपर वह है तो ना खड़ा है, आपके सामने हम खड़े ना है, तो जो खड़ा रहा है हो गया वस्तु का ऊंचाई। तो ऊपर जाइएगा तो ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाइया का होगा, इसके ऊपर जाने पर धनात्मक हो जाएगा, लेकिन है ना कोई बाएं आने तो ऋणात्मक होगा। तो वस्तु ऋणात्मक और वस्तु की ऊंचाई धनात्मक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज अब नहीं होइएगा, नहीं तो बड़ी पिटाइएगा, समझे, इतना बढ़िया से समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव और प्रतिबिंब की ऊंचाई 2, जब आभासी होगा तो पॉजिटिव, जब वास्तविक होगा तो ऋणात्मक। चलिए ठीक है, अब आते हैं कि आपको दे दे, तो बताइए प्रतिबिंब वास्तविक बना था कि आभासी बना था। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, वस्तु का ये रहा एच डैश आपका। ठीक है, और क्या कह दिया कि आवर्धन धनात्मक है, क्या है, आवर्धन धनात्मक है, एच डैश है और नीचे एच है। अभी आपको बताएं कि एच हर हाल में ससुरा का रहेगा, एच हर हाल में पॉजिटिव रहेगा। तो लीजिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये कहा जाएगा पॉजिटिव, तो एच डैश आई पॉजिटिव आई गुना पॉजिटिव, भागा में तो गुना रहेगा, तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, यानी प्लस गुना प्लस का होता है प्लस, यानी एच डैश का है प्लस, एच डैश प्लस है। तो एच डैश प्लस कब होता है, जब वो प्रतिबिंब का हो आभासी, जब प्रतिबिंब का हो आभासी, यानी एम का मान धनात्मक रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब जो रहेगा वो क्या होगा, आभासी। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। ठीक है, वहीं क्या, वहीं जब ये लेते हैं कि आवर्धन का मान क्या है, ऋणात्मक, तो ये तो हम जानते हैं कि वस्तु की जो ऊंचाई होगी हमेशा क्या होगी, धनात्मक। तो इधर ले जाइए, ये हो गया ऋणात्मक, माइनस गुना प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो ये एच डैश क्या गया, माइनस,
प्रतिबिंब की ऊंचाई कब माइनस होगी, जब वास्तविक बनती है यानी मुख्य अक्ष के नीचे होती है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक। यानी जब माइनस है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। आप लिख लीजिए जब माइनस रहेगा आवर्धन तो वास्तविक, और जब आवर्धन प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, आभासी। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पूछेगा तो छोड़ना नहीं है और ना ही गलती करना है। ठीक है, इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मन लगाकर, तो फिर आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जितना बेहतर हो सका है उतना बेहतर करने का कोशिश किया है। बस आपके तरफ से एफर्ट का जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। फिर अब आगे जो दिया है उसको देख लेते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा, अगर लग रहा होगा कि मेहनत किया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इससे क्या हो सके, लाभान्वित हो सके, और हमें भी थोड़ा क्या हो सके, प्रोत्साहन मिल सके कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, लोग इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं, तो थोड़ा और उत्साह बढ़ेगा और आदमी मेहनत से काम करेगा। तो आइए दर्पण सूत्र, ठीक है, जिसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो ये क्या होता है, 1/f यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, 1/v यानी प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम, 1/u प्लस 1/u यानी वस्तु दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम वस्तु दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर आपका फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या, उल्टा। जब प्रतिबिंब दूरी को उल्टा करके वस्तु दूरी को उल्टा करके जोड़िएगा तो जो आपको मिलेगा वह क्या होगा, फोकस दूरी के उल्टा के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दरमियान क्या है कि यहाँ पे जो v और u है, तो यहाँ पे ये v क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, u क्या हो गया, वस्तु दूरी। इसका भी यहाँ पे जब इसको लीजिएगा तो इसको अपने साइन की, ये अलग है, ये अलग से है साइन माइनस। अगर प्रतिबिंब दूरी माइनस होगा तो माइनस ये रहेगा और ये भी माइनस रहेगा, ये अलग से है। ठीक है, आपको v और u जहां भी लेना है वहां पर उसके साइन के साथ लेना है। तो यहाँ भी जब आप v लीजिएगा, अगर मान लीजिए दर्पण उत्तल है तो हमेशा भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, प्लस होगा तो प्लस लीजिएगा। अगर आपका दर्पण उत्तल है चाहे अवतल है, हमेशा u क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस लीजिएगा। ये दर्पण उत्तल है तो प्लस, अवतल है तो माइनस लेकर जो मान दिया रहेगा, मान करके कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 दिया रहेगा, कोई तीसरा आपको निकल जाएगा। ठीक है, एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फोकस दूरी की दुगुनी वक्रता त्रिज्या होती है। इसको एक और लिख सकते हैं हम लोग ऐसे कि 2f बराबर r, दिख रहेगा नीचे ये वाला 2f बराबर r। ठीक है, इसको एक और लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अरे हिलाइए नहीं, ये हो गया 1/f, तो 1/f यानी f बराबर क्या है, r/2। देखिएगा f बराबर r/2। तो जब इसको हम उल्टा करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/f, तो ये भी तो उल्टा होगा 2/r। तो अर्थात लिख सकते हैं ना कि 2/r/1/f 2/r बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये रहा आपका दर्पण सूत्र, ये रहा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध, और ये तीनों का इस दोनों का मिक्सचर था। ठीक है, आप हमेशा पूछते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताइए, तो यही संबंध रहा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पहला चैप्टर। इसमें बस बाकी क्या रह गया है, इसको सिद्ध करना, जो कि आपके एकेडमिक सिलेबस का नहीं है। ठीक है, इसको सिद्ध कर दिया जाएगा। उसके बाद रहा इसको सिद्ध करना, ये कराया है, इसको हम एक अलग से वीडियो लाकर सिद्ध कर देंगे। ये जो सारी चीजों को बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पूछता है कि इसका मान क्या होता है, यहाँ पे दे देगा। अब चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होता है, 1-2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल, आंकिक प्रश्नों को हल करके देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है, जो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या गलत पढ़ा है, क्या कैसे हुआ है, चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। वीडियो कितना देर का हुआ, 28। चलिए देखिए, तो दिख रहा है इसमें किताब, और पास लाइए। हाँ देखिए, लिखा है एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। अर्थात कहने का मतलब कि वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या को अभी क्या बोलेंगे जी कि आप r से डिनोट कीजिएगा। ये कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो आर बराबर दिया आपको 24 सेंटीमीटर, एफ बराबर पूछ रहा है, तो यहीं पे ना संबंध है कि एफ बराबर क्या होगा जी r/2, यानी 24/2 क्या निकल के आ गया जी 12 आ गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा बना लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, ध्यान से सुनिएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक, देखिए जो भी प्रश्न होता है ना, प्रश्न में ही आंसर होता है, क्योंकि उसी प्रश्न को पढ़कर हमको जवाब देना होता है। तो पहला कर्तव्य क्या है कि प्रश्न को बारीकी से समझो कि क्या कह रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो लिख लेंगे फोकस दूरी क्या हो गई जी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, तो बताइए अवतल दर्पण तो क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव, तो क्या लिख देंगे जी निगेटिव। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु दूरी 10 हो गई, तो यू हमेशा आपको भैया अवतल हो या उत्तल हो मतलब नहीं है, क्या होगा माइनस होगा। तो बताइए कि प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति के बारे में बताइए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, आपसे पूछ रहा है कि भी क्या होगा और बोल रहा है कि इसका प्रकृति क्या होगा। तो दर्पण सूत्र आप लगाइए, दर्पण सूत्र लगाइए तो क्या होगा 1/v f 1/v प्लस 1/u। f क्या है जी 1 - 20, ये भी आपको नहीं दिया है, भी पूछ रहा है, ये 1/-10, ये प्लस माइनस आप इसको आसानी से 2 बार 3 बार लिखिएगा, बन जाएगा, आपको थोड़ा टाइम नहीं है इसीलिए तेजी से सॉल्व किया जाए। ये माइनस हो गया, ये इधर आएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 1/v, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 20 होगा, 2 - 1 1/v 1/20। ठीक है, ये आ गया v, यानी v बराबर क्या आ गया आपको जी v बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब दूरी हो गई वो क्या होगी 20 सेंटीमीटर। प्रकृति निकालने के लिए इसका आवर्धन निकालिए, आवर्धन के लिए क्या होता है कि आपको -v/u, -v क्या निकल गया +20 और u क्या है -10, ये कट गया 2 आ गया। तो देखिए यहाँ से भी आपको चीजें समझ में आ रही है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो v पॉजिटिव आया है, यहाँ पे भी क्या प्लस है, कहने मतलब क्या प्रतिबिंब दूरी किधर है दाहिने तरफ है, दर्पण अवतल है दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा आभासी होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आवर्धन का मान क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, बताया था ना कि जब आवर्धन प्लस हो तो क्या हो जाएगा प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रकृति में ये बताएंगे प्रतिबिंब आभासी होगा, और क्या होगा कि वह आपको दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो और सारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको या इसी का दर्पण सूत्र या आवर्धन फार्मूला सिद्ध कराएंगे, तो उसमें आपको क्या करेंगे, जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रहेगा उसको हम आपके सामने सॉल्व करके दिखा देंगे, बना देंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा। चलिए ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर समाप्त हो रहा है, जो प्रकाश से संबंधित चैप्टर था उसको समाप्त किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।